बेटा पूरा वो लिखने बोला था, लिखे आप लोग? भेजे हो लिख के? अभी कोई कुछ भेजा था, अभी भेजा था चित्र? कौन भेजा था? सर मैंने सेंड किया। अनुषा ने ना? यस सर। और बाकी बच्चे क्यों नहीं लिखे हैं? एक ही बच्ची कर रही है काम, बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हो? अनुषा आप बताओ हाइट का फॉर्मूला बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल के। सर √3/2। वेरी गुड, देखो वो लिखी है तो उसको याद है। सबको लिख के सबमिट करना है, बता रहा हूँ क्लास लेना बंद कर दूंगा होमवर्क नहीं करोगे तो। √3/2 इंटू साइड, तो कैसे इसका प्रूफ होता है ये अभी हम देखेंगे, ठीक है? तो हाइट मतलब परपेंडिकुलर, ये पता है सभी को? तो इट विल मेक 90 डिग्री, ठीक है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड विल बी ए एंड ए, ठीक है? अच्छा ये बात आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा ट्रायंगल के अंदर कितने टाइप्स की लाइन हम बना सकते हैं? एल्टीट्यूड एंड मीडियन। वेरी गुड, एक हम बना सकते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब होता है 90 डिग्री, है ना? एक हम बना सकते हैं मीडियन, और सब लाइन 3 3 बनेगी, है ना? 3 वर्टेक्स होते हैं तो 3 एल्टीट्यूड्स 3 मीडियंस, ठीक है ना? मीडियन क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के लिए ये हो रहा है ना, सिर्फ हम इक्विलेटरल की बात नहीं कर रहे। मीडियन होता है जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं ना। मीडियन किसको बोलते हैं? लिखो, मीडियन किसको बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सीखना है। मीडियन क्या बोलते हैं? बट लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। वर्टेक्स के अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, है ना? मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो यहाँ पर ए वर्टेक्स को बीसी के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो एडी विल बी मीडियन, है ना? एडी मीडियन फ्रॉम ए टू बीसी, ठीक है? मीडियन क्या करता है? साइड्स को 2 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो आई कैन से डी इज मिड पॉइंट, ठीक है ना? तो अगर मैं अभी इसको यहाँ पे मीडियन बोल देता हूँ, तो ऐसे 3 मीडियंस बन सकते हैं। यहाँ सी से भी मैं बना सकता हूँ, ठीक है ना? तो तीनों मीडियंस कॉन्करेंट होता है। कैसे होते हैं? और 3 मीडियंस कॉन्करेंट किसको बोलते हैं? एक ही पॉइंट से पास होने वाली लाइंस को कॉन्करेंट बोलते हैं, ठीक है? तो ऑल 3 मीडियंस पासिंग थ्रू, कॉन्करेंट लिख दो, समझ में आ जाएगा। लिख लो जिसको चाहिए बगल में। कॉन्करेंट मतलब if 2 or more lines passing through a single point, then lines are concurrent, ठीक है? तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को क्या बोलते हैं हम? मीडियन बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएमटीसी में भी आ जाता है। सेंट्रॉइड पता चल गया सभी को? सेंट्रॉइड मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन क्या होता है? थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा है आप लोग को याद रखना है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। ऑल 3 मीटिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल 3 मीडियंस इज सेंट्रॉइड, ठीक है? और वैसे एल्टीट्यूड के मीटिंग पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। बस लिख लो अभी, चलो ठीक है ना, ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? कॉन्करेंट का आपने क्या बताया था?
कॉन्करेंट मतलब होता है इफ टू और मोर लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, है ना। जैसे ये दो लाइन का इंटरसेक्शन एक पॉइंट होता है, अब उसी से तीसरी लाइन पास कर रही है, चौथी लाइन पास कर रही है, तो इस पॉइंट, इन चारों लाइन को क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स। ये बताया था आरुष 7th में भी, आरुष यस सर। 7th में ऐसे बताया था कि किसको सेंट्रोइड बोलते हैं, किसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। सर आपने सेंट्रॉइड बताया था पर ऊतरो हाँ सेंटर सेंट्रोइड, ठीक ठीक, ओके ओके, यस सर। ठीक है बेटा। ओ 1 बन गया है ना ये, और 1 जैसे लग रहा है। चलो सरकम सेंटर भी छोड़, चलो इतना पढ़ लेंगे ना, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड एंड मीडियन। अच्छा एंगल बाइसेक्टर भी होता है ट्रायंगल में, एंगल बाइसेक्टर समझ रहे हो, नाम से क्या समझ में आ रहा है एंगल बाइसेक्टर। सर एंगल को बाइसेक्ट करना। हाँ आरुष बोलो बेटा। सर आपने आरुष बोलो। पूछा ना एंगल बाइसेक्टर क्या होता है सर, तो वही मैं बता रहा था। ठीक है ठीक है, अब चैट पे लिख देना, मैं पढ़ लूंगा, अभी तो म्यूट करना पड़ेगा ना, अभी भी वो इको हो रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या था, जो एंगल को, एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। तो वर्टेक्स मतलब 3 वर्टेक्स, हाँ ठीक है आरुष, वर्टेक्स मतलब 3 वर्टेक्स है तो 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में, तो 3 एंगल्स होते हैं तो 3 एंगल बाइसेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। एंगल बाइसेक्टर और मीडियन अलग अलग काम करेंगे तो, हाँ सब अलग है, सब अलग है, मीडियन अलग है, एंगल बाइसेक्टर अलग है। मीडियन का काम क्या है, साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है, एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो बहुत है। हाँ इक्विलेटरल में यही बताने जा रहा हूँ मैं, लेकिन जब तक यही नहीं पता हो कि सारी लाइंस क्या है, तो मैं तो एकदम स्टार्ट से बताता हूँ ना, डायरेक्टली बता देता तो मजा नहीं आता। हाँ अभी रुक जाओ ना आप, आपका हो गया तो आगे एरिया का फॉर्मूला प्रूफ करो, या इसको देखो ना, ये तो थ्योरी तो जानना ही है, ठीक है। तो ये T3 एंगल बाइसेक्टर है, समझ गए। मीडियन क्या है, ये मीडियन तो हम लिख लिया, एल्टीट्यूड आप लोगों को पता ही है ना, एल्टीट्यूड क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हाइट को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, तो 3 हाइट होती है, 3 एल्टीट्यूड होते हैं, 3 एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड के मीटिंग पॉइंट को बोल रहे हैं ऑर्थो सेंटर। ऐसे ट्रायंगल में 4 टाइप के सेंटर्स हम पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के। सेंट्रॉइड हो गया जिसको हम बोल रहे हैं मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन, ऑर्थो सेंटर मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, ठीक है। इन सेंटर, नेक्स्ट इज व्हाट, इन सेंटर। तो मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर है। और दूसरा एक डेफिनेशन, यस आल्सो ऑर्थो एल्टीट्यूड्स आर आल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर्स, ठीक है, बट ट्रायंगल में हम इसको एल्टीट्यूड ही बोलते हैं। परपेंडिकुलर इन द मीनिंग क्या होता है, किसी भी पैरेलल लाइन पे 90, किसी भी लाइन पे 90 डिग्री जो लाइन है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। सो इफ 2 लाइंस आर मेकिंग 90 डिग्री, सो ईच परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। ये तीनों सेंटर नोट कर लिए।
Yes, sir. सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर है। एक्चुअल में इन सेंटर होता क्या है, ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब सर्कल बनता है। ट्रायंगल के अंदर क्या बनता है, इंस्क्राइब सर्कल। इंस्क्राइब सर्कल जिसको बोलते हैं जो ट्रायंगल के तीनों लाइंस को टच करता है। किसी भी डायग्राम में इंस्क्राइब क्या होता है, जो अंदर बनता है। सर्कमस्क्राइब क्या होता है, जो बाहर बनता है। तो स्क्वायर का अगर इंस्क्राइब सर्कल बनाना है तो कैसे बनेगा स्क्वायर का इंस्क्राइब सर्कल, ऐसे चारों में टेंजेंट होगा। वो टेंजेंट समझते हो क्या, टच करता है। अगर सर्कल लाइन को टच करता है तो उसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। सर्कल अगर लाइन को टच करता है तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ये सब सिलेबस में नहीं है, लेकिन चीजें टफ नहीं है तो हम लोग पढ़ना अच्छा लगता है कि नहीं, जो सिलेबस में नहीं है। अगर यस सोचेंगे तो उसके सिलेबस में है, कोई डिफाइन नहीं है उनका सिलेबस। जितना आप समझ सकते हो वो सिलेबस है, इसलिए हम जैसे टीचर उसके लिए पढ़ा सकते हैं। हमको पता है कि कितना 8th में आप समझ सकते हो, तो वही सिलेबस है। आप PRM और NTC 12th तक की कितनी चीजें आप 8th में समझ सकते हो, दैट इज द सिलेबस ऑफ NSCGS एंड 12th। उसमें से आप क्या क्या समझ सकते हो। कैलकुलस नहीं आता क्योंकि वो नहीं समझ सकते आप, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता, वो नहीं समझ सकते। ज्योमेट्री पूरा आ जाता है क्योंकि आप समझ सकते हो। तो ये होता है स्क्वायर के लिए इंस्क्राइब हो गया, ठीक है ना। स्क्वायर के लिए सर्कमस्क्राइब क्या होगा, स्क्वायर तो बाहर में तो लाखों सर्कल बन सकते हैं, लेकिन टच करेगा चारों कॉर्नर्स को, जो टच करेगा वो एग्जैक्ट उसका क्या होगा, सर्कम सर्कल। नहीं, टेंजेंट अलग चीज होता है बेटा। टेंजेंट किसको बोलते हैं, टेंजेंट वर्ड इज ओनली फॉर सर्कल, ओके। टेंजेंट वर्ड इज ओनली फॉर सर्कल। सर्कल को कोई बाहर से लाइन टच करती है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। ये बेसिक चीजें हम पढ़ लेते हैं सर्कल के बारे में भी। सर्कल के बारे में बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, नोट करते जाओ जितनी चीजें थोड़ी आज पढ़ा, ठीक है। सर्कल में रेडियस क्या होता है पता है आप लोगों को, सेंटर पता है ना। सेंटर और सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे अगर हम राउंडर बनाएंगे तो सर्कल बनेगा, राउंडर है ना। तो ये होता है रेडियस और ये होता है सर्कमफेरेंस। जो आउटर लाइन है वो सर्कमफेरेंस होता है। अच्छा, सर्कल में 3 टाइप की हम लाइनें बना सकते हैं। ये होता है एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के अंदर होता है, एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के कहाँ होता है, अंदर होता है। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है, याद रखना। एक लाइन सेगमेंट ऐसा होता है जो बाहर से आ रहा है सर्कल को इंटरसेक्ट करके 2 पॉइंट पे निकल जाता है, इसको सिकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिकेंड ऑफ सर्कल, ठीक है ना। और एक लाइन ऐसी आती है जो बाहर से ही बस एक जगह पे टच करती है, बाहर से तो एक ही जगह पे टच कर पाएगी, इसी को टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। समझिए, टेंजेंट ऑफ सर्कल, सिकेंड ऑफ सर्कल एंड कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है। बताता हूँ ना। तो ये क्या हो गया, जो डायमीटर है उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये तो है ही आप लोगों के सिलेबस में 7th में सर्कल में इतना पढ़ते हैं, सिकेंड नहीं पढ़ते, बाकी इतना पढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर भी कॉर्ड है, उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या बोलते हैं, पढ़े ना जी, यस सर पढ़े। डायमीटर मतलब जितनी भी लाइन सेगमेंट में सर्कल के अंदर बना सकता हूँ सब क्या है, कॉर्ड है, सब कॉर्ड है। तो जो सेंटर से पास करेगा वो वाले कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। वेरी गुड, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, सेक्टर पूछ रहे तो बता देता है। तो ये जो भी कॉर्ड है सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको 2 सेगमेंट को डिवाइड करता है ना। जैसे डायमीटर 2 सेमी सर्कल में डिवाइड करेगा, बाकी जो 2 कॉर्ड होंगे, डायमीटर ऑब्वियस सी बात है सेंटर से जा रहा है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ना। लेकिन बाकी जो कॉर्ड होंगे वो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। बड़े पार्ट बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या होते हैं, मेजर सेगमेंट। और छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं,
माइनर सेगमेंट। ये जो सेगमेंट वो अपने अंदर का है और जो बाहर का एरिया बचता है उसको आर्क बोलते हैं, माइनर में हाँ, आर्क लाइन को बोलते हैं। सेगमेंट ये पूरा हो गया। बाहर की लाइन। हाँ, जो सर्कमफेरेंस है उसको आर्क बोलेंगे। तो ये वाला जो कॉर्ड दो लाइन, ये वाला जो लाइन है इसको आर्क बोलेंगे, तो हो जाएगा माइनर आर्क और मेजर आर्क। ठीक है, क्लियर है? और सर एक और होता है जिसमें आर्क होता है, सेंटर से शुरू करता है। धीरे धीरे बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। ठीक है, और इसको बोलते हैं मेजर आर्क। सर तो मतलब इसको मेजर आर्क और सेगमेंट दोनों बोल सकते हैं। सेगमेंट पूरे पार्ट को बोलेंगे ना, पूरे सर्कल को सेगमेंट बोल रहे हैं बेटा। आर्क सिर्फ सर्कमफेरेंस को, जैसे एरिया और पेरीमीटर में जो फर्क है ना, वही सेगमेंट और आर्क में फर्क है। ठीक है, क्लियर है? आर्क, हाँ अनुषा बोलो बोलो बेटा। सर कैन यू रिपीट दिस पॉइंट? ये जो है इसको पूरा सेगमेंट बोलते हैं। ये दो सेगमेंट दिख रहा है ना, ये लाइन बन गई, सर्कल में एक लाइन बन गई बीच में, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दी। तो ऊपर वाले पार्ट को, बड़े पार्ट को मेजर सेगमेंट बोलते हैं, छोटे पार्ट को माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और आर्क किसको बोलते हैं? सिर्फ लाइन को। ये वाली लाइन आर्क है, ठीक है, और ये वाली लाइन एक आर्क है। ठीक है, तो सर्कल में आर्क तो बिना कॉर्ड बनाए भी बन जाता है, सेगमेंट के लिए हमको कॉर्ड बनाना पड़ता है, ये बात को समझना ना। आर्क के लिए जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, सर्कल में यहाँ पर एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया यहाँ पे, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, तो दो आर्क बन गया ना। कौन कौन सा दो आर्क बना? एक तो इधर से छोटा वाला और एक इधर से। तो छोटा वाला आर्क बना उसको क्या बोलूंगा? माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला आर्क बना उसको क्या बोलूंगा? मेजर आर्क। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए पी, ऐसे बीच में एक पॉइंट लिख देते हैं और यहाँ पे क्यू लिख दिया, तो ऐसे डिनोट करेंगे। ए से बी की तरफ पी से होता हुआ जा रहा हूँ, ए से बी की तरफ पी से होता हुआ जा रहा हूँ, तो ये हो गया माइनर आर्क। ठीक है, ए से बी की तरफ अगर क्यू से जाऊंगा, है ना, सिंपल सी बात है, ए से बी तक जाने के लिए दो पाथ है, एक लंबा रास्ता है, एक छोटा रास्ता है। ठीक है, छोटे रास्ते को माइनर आर्क और लंबे रास्ते को मेजर आर्क। सिंपल है, इतना चीज समझ में आया सर्कल के बारे में? यस सर। नोट कर लिए सभी ये? लेकिन ना आप लोग रिपीट करोगे मेरे, तो तभी मेरे को पढ़ाने का फायदा है। ठीक है ना, रिवाइज। हाँ, आप लोग नोट कॉपी में लिखो और उसको अल्टरनेट डेज पे उसको पढ़ते रहना हमेशा। रिवाइज करने का मतलब होता है बस एक बार देख लो वो कॉपी, जहाँ पर आप नोट्स अच्छा रखते हो, जहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखते हो, उसको देख लो बस। ऐसा नहीं कि फेंक दिए तो फेंक दिए, फिर खोलना नहीं है, देखना नहीं है, तो माइंड से भी फेंका जाएगा। ठीक है, फिर से उतना टाइम लगेगा पढ़ने का। मेरे पास है ऐसे स्टूडेंट जो एक बार पढ़ा दिया, उसके जिंदगी भर उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी कॉपी में देखते रहते होंगे, तभी तो नहीं है पढ़ने की जरूरत, है ना। और वो कितने बार, अगर कोई चीज आप 10 या 20 बार देख लिए तो फिर हमेशा नहीं याद हो गया। अगर आप महीने भर डेली देख रहे हो या साल भर देख रहे हो, लेकिन वीकली देख रहे हो, जैसा भी देख रहे हो, जैसा भी आपका पैटर्न है, वीकली देख रहे हो तो साल भर देखो, डेली देख रहे हो तो मंथली देखो, लेकिन देखना है ना। तो इतनी हंसी आती है आपको? पता नहीं। ये नोट कर लिए? तो अब हम जो फॉर्मूलेज हैं वो भी देख लेते हैं सर्कल के, क्योंकि ये तो है सिलेबस में, सेक्टर आर्क है ना। तो आर्क का फॉर्मूला पहले देखते हैं। आर्क का क्या फॉर्मूला होता है? थीटा अपॉन, ये भी मैं समझाऊंगा क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, हमको पेरीमीटर पता है सभी को, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय पाई आर। थीटा आया मतलब ट्रिग्नोमेट्री हो, ऐसा नहीं है, रुक जाओ। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर में मान रहा हूँ कि सभी को पता है। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर। पाई क्या होता है? 22/7। पाई पे हम पहले भी डिस्कशन किए हैं कि नहीं?
कि पाई कौन सी वैल्यू है? इशिका, पाई इज रैशनल और इरेशनल? पाई इज रैशनल और Sir, इरेशनल? rational. और किसको लगता है कि पाई रैशनल है? ये वैल्यू देख के तो किसी को भी लगेगा कि रैशनल है, बट पाई इज इरेशनल नंबर, पाई इज इरेशनल नंबर। इस पे बात किए हैं हम लोग। क्या बात किए हैं कि ये अप्रॉक्स वैल्यू है, 22/7 इज अप्रॉक्स। जैसे हम लिखेंगे तो 3.141 जो भी आता हो, 2 7 8 9 4 1 2 ऐसा चलता पाएगा। तो यहाँ तक स्टॉप कर दिए तो ये हो गया 22/7। मैंने टर्मिनेट कर दिया अपने कैलकुलेशन के लिए। ऑब्वियस सी बात है, इतने डिजिट से कैलकुलेशन चेंज नहीं होता है ना। ऐसे मैंने 0.00001 लिखा, तो 1.0000001 को हम एज अ 1 ही कंसीडर करते हैं इन कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो इतनी छोटी वैल्यू तो 5-6 डिजिट्स के बाद ऑब्वियस सी बात है, इसलिए कैलकुलेशन में बोलते हैं ना कि डेसिमल में 2 प्लेस तक करो, 3 प्लेस तक करो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। तो कैलकुलेशन में तो हमको 3 प्लेस तक ही काम करना है, तो हम क्यों उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, पता याद है ना अच्छे से। इरेशनल मतलब एंटी एंड इरेशनल बोले मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ये वैल्यू मैं सही नहीं लिखा हूँ, जो भी वैल्यू होता है, ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ गया है इरेशनल, लेकिन 22/7 3.14 अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन। अच्छा, पाई की वैल्यू कैसे आती है ये भी बताया था, फिर से बता देता हूँ। पाई इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच। जैसे सिमिलैरिटी में एक कांस्टेंट होता है, पाई क्या है? किसी भी सर्कल में अगर आप, पाई ने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग सर्कल लिए। दुनिया के सारे सिमिलैरिटी में एक रेशियो होता है। जब हम सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे तो देखेंगे सिमिलैरिटी मतलब जूम होता है, तो जूम करोगे मतलब 2x 3x ऐसे होता है ना, तो एक रेशियो होता है। सिमिलैरिटी में हमेशा क्या होता है, सिमिलर तो सर्कल सारे सिमिलर है, छोटे सर्कल को हम जूम करके बड़ा सर्कल बना सकते हैं। तो वो पाई को साइंटिस्ट को समझ में आया कि कोई ना कोई फिक्स रेशियो तो निकलना चाहिए। तो उसने क्या किया, कोई भी सर्कल बनाया, उसका रेडियस ले लिया और उसके सरकमफेरेंस को, मतलब वो फॉर्मूला पाई के बाद बना है ना। तो उसने क्या किया, सरकमफेरेंस को मेजर किया, सर्कल के पेरीमीटर को मेजर किया। पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस है ना, और डायमीटर को मेजर किया, डायमीटर को। तो डायमीटर और पेरीमीटर का जो रेशियो आ रहा था हर सर्कल में एक जैसा आ रहा था, फिक्स आ रहा था, डिवाइड नहीं हो रहा था ढंग से, इसलिए इरेशनल हो गया, लेकिन आ वही रहा था। तो उसी का नाम उसने पाई दिया, तो यहीं से पेरीमीटर 2πr हो गया, समझे। तो आप करके भी देख सकते हो, 2πr डिवाइडेड बाई 2r करोगे तो ही पाई आता है। तो रेशियो बनने के बाद हमको पेरीमीटर एंड एरिया का फॉर्मूला पाई से मिला, उससे पहले नहीं आता था लोगों को कैलकुलेट करना। तो उसने वो रेशियो निकाला, तो उसने ये देखा कि सारे सर्कल में कोई ना कोई सिमिलैरिटी है, वो सिमिलैरिटी ही पाई है, फिक्स रेशियो। तो इन ऑल सर्कल, दुनिया का बड़े से बड़ा सर्कल या छोटे से छोटा सर्कल में अगर आप पेरीमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर करेंगे तो दैट वैल्यू इज पाई। इज इट क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. पाई वाला स्टोरी भी हम हटाते हैं फॉर्मूलेस में। तो एरिया एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोगों ने याद किया होगा बुक में से, जो मैं लिखने के लिए काम दिया था, वहां पर ये वाला फॉर्मूला था, θ/360 × 2πr था ना। हाँ, इसको बोलते हैं आर्क, सेक्टर और आर्क। तो सेक्टर क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये होता है सेक्टर। तो आर्क को अगर सेंटर से ज्वाइन कर देंगे, आर्क के दोनों पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एरिया मिलेगा, पिज्जा जैसे, है ना, पिज्जा का स्लाइस। तो पिज्जे के स्लाइस को ही हम सेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो 2 सेक्टर बन रहा है यहाँ पे भी, इसी को मेजर और माइनर सेक्टर, ठीक है ना। तो अलग अलग चीज है, कॉर्ड जो डिवाइड कर रहा है वो सेगमेंट हो रहा है, रेडियस जो डिवाइड कर रही है, 2 रेडियस को ज्वाइन करने से जो डिवाइड हो रहा है वो सेक्टर हो रहा है, ठीक है ना। और बाकी जो ए और जो पॉइंट जो लाइन को डिवाइड कर रहे हैं, सर्कमफेरेंस को सर्कल के डिवाइड कर रहे हैं, वो आर्क है, ठीक है। तो एरिया, तो सेक्टर का हम ये इसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पूछेगा तब भी यही फॉर्मूला है ना। पेरीमीटर मतलब सेक्टर मतलब आर्क लेंथ ही है ना। इस सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा, एपीबी होगा। ये बात समझ में आ रहा है। अगर मैं ये वाला सेक्टर है, इसका पेरीमीटर बोलूंगा मतलब ये लाइन ही होगा, तो ये आर्क ही है। तो आर्क लेंथ और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर,
इज द सेम थिंग, ठीक है। अब मैं क्यों लिखा हूँ थीटा अपॉन 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये भी बताता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे पास एक सर्कल है ना, मैंने इसको ऐसे दो डायमीटर बना दिया, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक पार्ट का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ऐसे जैसे बनाते हैं ना 4 क्वाड्रेंट, तो 90 डिग्री हुआ, तो 90 डिग्री हुआ। और अगर मैं सर्कल में देखूंगा तो एक पार्ट कितना हो रहा है 1/4, क्योंकि मैं 4 पार्ट में डिवाइड किया हूं। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, एंगल से हम पता कर रहे हैं कि रेशियो क्या हो रहा है ना। 90 डिग्री का सेक्टर मतलब 90 डिवाइडेड बाई 360, तो वो सर्कल का कौन सा पार्ट है 1/4 है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हमको यही पता चलेगा कि सर्कल का कौन सा पार्ट है इनटू सर्कल का पेरीमीटर। समझ में आ रहा है। जैसे टोटल हमने सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब टोटल, चलो पहले एरिया देखो, एरिया देखो तो समझ में आएगा ना। ये वाला डायग्राम नीचे रख लिया हूं मैं। एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया बता रहा हूँ। ये जो एरिया ना, ये वाला रेड कर रहा हूँ अभी, एक चेक्स बना दिया, ये वाला एरिया बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 से हमको पता चल रहा है कि हम सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एंगल यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री कितना कर सकता हूँ सर्कल में, कितनी 90 डिग्री कर सकता हूँ 4 ना, मतलब सर्कल 1/4 हो रहा है, तो सर्कल का 1/4 एरिया चाहिए, इसलिए अपन थीटा अपॉन 360 लिख रहे हैं। जैसे पिज्जा का 6 पार्ट करेंगे, पिज्जा का 6 पार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। स्लाइस 6 स्लाइसेस बना रहे हैं, एक स्लाइस का एरिया चाहिए, तो एक स्लाइस का एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा, टोटल एरिया, सॉरी यहाँ पे पाई आर इसमें, सॉरी, है ना। तो टोटल एरिया पिज्जा का मैंने 6 स्लाइस बनाया, तो टोटल एरिया डिवाइडेड बाय 6 करूंगा, इज दैट क्लियर एवरीवन। और टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है, तो 360 को 6 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो अगर मुझे 60 डिग्री का निकालना है एंगल, 60 डिग्री के सेक्टर का एंगल निकालना है, तो 1/6 होना चाहिए ना, तो अपने आप आ जाएगा 60 अपॉन 360 1/6। तो जितने एंगल का सेक्टर है उससे पता चलेगा कि ये सर्कल का कौन सा पार्ट है, इसलिए थीटा अपॉन 360 लिखते हैं। बात क्लियर है। ये एंगल दिया रहेगा ना सेक्टर का एंगल, एंगल ऑफ सेक्टर है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर का क्या मतलब है, ये जो कॉर्ड है वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ सेक्टर है। कॉर्ड बोलो या आर्क बोलो, आर्क एंगल जो बना रही है उसको बोलते हैं एंगल, ठीक है ना। तो आर्क जो एंगल बना रही है उससे पता चल जाएगा कि आर्क हमारा सर्कल का कौन सा पार्ट है। तो आर्क लेंथ के लिए क्या करना है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया के लिए क्या करना है, थीटा इंटू 360 इंटू पाई आर, ठीक है ना। तो जैसे सपोज करो ये एंगल 120 डिग्री है, तो 120 वाले 3 ही बनेंगे, तो हमारा एरिया क्या आना चाहिए 1/3 आना चाहिए। तो यहाँ पर अपने आप अगर हम 120 रखेंगे फॉर्मूले में, तो अपने आप 1/3 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन पता चल रहा है ना, पाई चार्ट जैसा है, पाई चार्ट पढ़े ना, बस पाई चार्ट जैसा ही है, 120 अपॉन 360 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर। सभी को क्लियर है फॉर्मूला अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. तो ये सर्कल का अलग से नोट्स रख लो, इसमें हमने सेगमेंट, अच्छा वो क्वेश्चन देगा ना, थीटा की वैल्यू तो क्वेश्चन देगा, उसी से तो पता चलेगा। रेडियस और थीटा क्वेश्चन देगा, बाकी तो हमारे पास है ही है। जैसे क्वेश्चन करते हैं, चलो इतना नोट कर लिए सभी, ऑनलाइन वाले सभी नोट कर लिए।
ऐसा find area of a sector by RAB which makes angle 30 degree at center and radius of circle is 5 centimeter. तो आपको थीटा गिवन रहेगा, रेडियस गिवन रहेगा, बस फॉर्मूला लगा के एरिया निकालना है। हो जाएगा तो हैंड रेस करना है, ठीक है ना, सबको करना है, घर में बैठ के टाइम पास नहीं करना है। आई होप सभी ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया होगा। सो एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा इज व्हाट 30। तो 30 के कितने पार्ट्स होंगे? 12 पार्ट्स होंगे, तो हमको एरिया पता चल जाएगा, बस इतना ही करना है। 1/12 इंटू 22/7 इंटू 25, इसको सॉल्व करना हमको, है ना। तो फ्रैक्शन में बता दो आंसर, फ्रैक्शन में जो आ रहा है 25 इंटू 22 110 110, ऐसा करोगे तो 1 2 1 0 आ रहा है ऊपर, इसको कैंसिल कर रहे हो, ठीक है, 11 और 6 चाहो तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो ना। अच्छा आर्क लेंथ निकालो, ये आर्क एबी का लेंथ क्या हो, आर्क लेंथ बताओ। सभी ने निकाल दिया था पहले ही, 275 मेरे से पहले निकाल चुके हो ना। अनुषा, वेदांत आप निकाल चुके थे? सर कर रहे हैं। काव्य आपसे हुआ एरिया? Yes, sir. आर्क लेंथ निकालिए, आर्क लेंथ। सर अगर एरिया बोलो आरुष, मैं म्यूट कर रहा हूँ, बोलो। सर मैं पूछ रहा था एरिया को हम लोग 6.54 पे लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, 3.14 लेके जो वैल्यू आएगा लिख सकते हो। मैं बोला ना डेसिमल में भी लिख सकते हो, इसमें पूछने वाली बात नहीं है। आर्क लेंथ बताइए क्या आ रहा है? हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बुक नहीं लाया आपने?
सर हाँ सर मुझे आर्क लेंथ वाला समझ नहीं आया। ठीक है। वॉशरूम में क्या हाँ। आर्क लेंथ इज व्हाट 2 पाई आर इनटू, पहले लिख लेते, चलो वही सेम चीज है, बस थीटा अपॉन 360 करना है। फॉर्मूला समझ में आ गया ना बेटा? फॉर्मूला ये लगेगा, याद है ना अनुषा? यस सर, मैंने इसको नोट नहीं किया था, लेकिन मेरे को लग रहा था कि यही होगा, मैं इससे कर रही थी। यहाँ पे लिखा है ना, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोलेगा तो भी वही करना है, आर्क पूछेगा तो भी वही करना है, ठीक है? यस सर। अब आ जाएगा आंसर। यस सर, आ जाएगा। तो 5 इंटू 2 10 करना है, ये 12 हो गया, 11 हो गया, 6 हो गया, या तो 2 से कट कर देंगे तो 3 हो गया, तो 55/21, ठीक है ना? ठीक है, आई होप सबसे हो गया है। सर्कल में वापस हम पैकेज में जो डाउट, पैकेज में कोई डाउट है सर्कल के क्वेश्चन का, सेक्टर रिंग वाले क्वेश्चन पैकेज में है कि नहीं देखना। चलो अब इसको, सर्कल हो गया, वापस ट्रायंगल में आ जाते हैं, ट्रायंगल में बहुत कुछ है। अच्छा, सर्कल में कुछ और चीजें हम देख रहे थे, तो ये रिलेशन, एक मिनट रुक जाओ, पहले पढ़ लो पूरा, ये रिलेशन याद रखो, डाउट के लिए मैं टाइम दूंगा। ये रिलेशन क्या है, अगर सर्कल के स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाएंगे, है ना, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एमपीसी में, बहुत आते हैं। अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाएंगे तो जैसे मुझे साइड दिया है, स्क्वायर का साइड दिया और सर्कल का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो स्क्वायर, रेडियस और साइड इक्वल होगा। बस वो रेडियस और साइड नहीं, तो हमको एक डायमीटर और साइड। अगर सर्कल के अंदर स्क्वायर बना है और हमको स्क्वायर, सॉरी, स्क्वायर के अंदर सर्कल बना है, ठीक है ना, स्क्वायर का साइड पता है, तो सर्कल का रेडियस पता करना है, तो क्या होता है, ये दोनों एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, दोनों इक्वल होता है, डायमीटर इक्वल साइड होता है अगर अंदर बना है तो, ठीक है ना? डायमीटर इक्वल दिख रहा है ना सभी को? तो ये नोट कर लो, अगर सर्कल अंदर बनाएंगे तो डायमीटर इक्वल साइड होता है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना? लेकिन अगर इस सर्कल के अंदर स्क्वायर बना है, तब स्क्वायर के साइड में और सर्कल के डायमीटर में क्या रिलेशन होगा बताओ? अगर सर्कल के अंदर स्क्वायर बना है तब साइड एंड डायमीटर में क्या रिलेशन होगा बताइए? So chord, so means the side of square will be chord of circle. तो कॉर्ड नहीं चाहिए बेटा, हमको डायमीटर चाहिए। सर डायगोनल रहेगा वो डायमीटर रहेगा। गुड, डायमीटर जो रहेगा वो डायगोनल ऑफ स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना? ये सबके लिए नहीं होगा, रेक्टेंगल में होगा, रेक्टेंगल में होगा, इतना आता नहीं है, उसका रीजन भी है, लेकिन वो रीजन थोड़ा सर्कल का कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब बता पाऊंगा मैं, तो बता दूंगा बाद में, अभी तो फिर रेक्टेंगल में भी ये चीज होगा, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो डायमीटर ही होगा, ठीक है? लेकिन नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल में नहीं होगा। सर्कल के अंदर अगर नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम कुछ बनाएंगे, ऐसे बना दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है, तो ऊपर ही ऊपर बन गया ना क्वाड्रिलेटरल,
तो इसका जो डायगोनल होगा वो डायमीटर नहीं होगा, लेकिन 90 डिग्री दोनों तरफ बन रहा है। 90 डिग्री यहाँ पर भी बनता है, यहाँ पर भी बनता है। अगर अपोजिट एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो ये डायमीटर होगा। जिसमें भी जो भी अगर है, अगर ये बस चेक करना है डायमीटर के लिए, ये एंगल भी 90 होना चाहिए और ये एंगल भी 90 होना चाहिए। तो स्क्वायर में भी है और रेक्टेंगल में भी है। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, नोट कर लिए। तो अभी इतना ही याद रखो, ये रेक्टेंगल कर लिए वो अच्छा है, नहीं तो मैं ज्यादा नहीं दूंगा लोड। सर स्क्वायर के अंदर सर्कल एंड सर्कल के अंदर स्क्वायर, तो डायगोनल इक्वल टू डायमीटर, है ना। और अभी हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है। नोट करने के लिए बोला था ना बुक से। हाँ, √2 इंटू साइड, √2 इंटू साइड होता है डायगोनल। अगर साइड ए ले रहे हैं, हम साइड को ए बोल रहे हैं और रेडियस को आर बोल रहे हैं, तो क्या रिलेशन बनेगा, √2 इंटू ए होता है डायगोनल और डायमीटर 2r होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन है। ठीक है, ज्यादा यही है, डायगोनल इक्वल टू डायमीटर याद रखते हैं ना, उससे सब समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोर देन फॉर्मूला। ओके, तो ये सेंटर्स समझ में आ गया। ट्रायंगल में जो जो सेंटर हम पढ़े हैं अभी नोट कर लो, हम फिर से ये सब रिवाइज करेंगे। ठीक है ना, तो मैं ये क्लियर कर सकता हूं अभी, सभी ने नोट कर लिया। चलो, तो अब हम बात कर रहे थे इक्विलेटरल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की भी बात करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मैंने 3 लाइन बताई, क्या क्या बताया, मीडियन बताया आप लोगों को, है ना, एल्टीट्यूड बताया, और क्या बताया, एंगल, और एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। चलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो 90 डिग्री भी हो और बाइसेक्ट भी करे। ये कंस्ट्रक्शन में सीखे हो ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा भी, ऐसे ऐसे कट करते हैं। यस सर। Yes. इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या होता है, किसी भी लाइन को हाफ करना और 90 डिग्री बनाना। ठीक है, ठीक हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। और फोर्थ होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये सब मैं नॉलेज देते जा रहा हूँ, इसको सीखते जाओ। तो जो स्केलियन ट्रायंगल होता है ना, स्केलियन ट्रायंगल ऐसा, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से पास नहीं करेगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसको 90 भी बनाना है, साइड को बाइसेक्ट करना है, तो ये आपका यहाँ से पास नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही लाइन में बना हुआ है ना, वही सब चीज होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ड्यू टू सिमेट्री, क्यों, सिमेट्री के कारण होगा ना, सिमेट्री के कारण सब। तो ये मीडियन भी होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना। तो अगर हम बात, इसको मैं नाम लिख देते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, A B C and D। ठीक है, क्लियर है। So AD is median, also altitude, also
also angle bisector and also perpendicular bisector. ठीक है, क्लियर है? ये प्रूफ भी कर सकते हो आप जो चाहो इसमें कि मीडियन, प्रूफ दैट द मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो एल्टीट्यूड. नो, कॉन्करेंसी पढ़े हो ना, कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा. ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है. अब मीडियन बोलेगा, अगर मीडियन बोलेगा तो BD इक्वल टू DC हो जाएगा. तो साइड एंगल साइड, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, है ना? अगर AD मीडियन गिवन है तो AB इक्वल टू AC साइड हो गया, BD इक्वल टू DC क्योंकि D मिड पॉइंट हो गया, और एंगल दोनों 60 डिग्री, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C. तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ABD एंड ACD. तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सब इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो प्रूफ हो गया ना एंगल बाइसेक्टर है ना. ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गया, और 180 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, तो प्रूफ हो गया कि एल्टीट्यूड है. क्लियर है? या एंगल बाइसेक्टर दिया है तो एंगल साइड एंगल से प्रूफ हो जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा कि BD इक्वल टू DC है. तो कुछ भी देगा, दो चीज तो हमारे पास है, AB इक्वल टू AC और 60 डिग्री है. मीडियन देगा तो BD इक्वल टू DC मिल जाएगा, एंगल बाइसेक्टर देगा तो एंगल मिल जाएगा, एल्टीट्यूड देगा तो 90 मिल जाएगा. जो भी देगा हमको बाकी सारी चीजें प्रूफ हो जाएंगी. बात समझ में आई? कितना सिंपल चीज है ना. अगर हम ये सब स्किप करते जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है ना, सब चीज पढ़ेंगे. अभी तो सर्कम सेंटर नहीं बताया क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बताया था. चलो ठीक है, उसको बता दूंगा. तो अगर ट्रायंगल में ना 4 सेंटर होते हैं, मैंने 3 सेंटर की बात की है कि मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन क्या होता है, बताओ इसी का मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन क्या होता है? इसी का जल्दी आंसर दो. मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन चैट बॉक्स में लिखो, जिसको जिसको पता है चैट बॉक्स में लिखो फटाफट मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन. जल्दी मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन, बस नाम लिखना है फास्ट. क्या होता है? जल्दी लिखो, मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन क्या होता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड. नेक्स्ट, मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड क्या होता है? कॉपी में लिखो, मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड क्या होता है? क्या बोलते हैं मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड के मीटिंग पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? मीटिंग, ये नहीं, ये बेस नहीं. एल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट मतलब 3 एल्टीट्यूड जहां मीट करेंगे उसको ऑर्थो सेंटर. वेरी गुड, ऑर्थो सेंटर. जो लिखे हुए नोट्स उसको देख के बोलो ना. एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन सेंटर. या मैं लिखते जा रहा हूँ, साथ में फिर से रिवाइज हो जाएगा. इसका मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस क्या बोलते हैं वो लिख रहा हूँ, तो आपको कंप्लीट कर लेना. मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस, 3 मीडियंस, तीनों मीडियंस जहाँ पे मीट करते हैं वो सेंट्रॉइड है. तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पे मीट करते हैं वो ऑर्थो सेंटर है. हाँ, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करते हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर, उसको बोलते हैं इन सेंटर. इन सेंटर मतलब, ठीक है ना. और तीनों परपेंडिकुलर जहां पे मीट करते हैं उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर. ठीक है. और सर्कम सेंटर होता है सर्कम सर्कल का सेंटर. तो ट्रायंगल का सर्कम सर्कल ऐसा बनता है. तो सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है? सर्कम सेंटर होता है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से एल्टीट्यूड उसमें, तो ये भी आप लिख सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चारों सेंटर एक ही पॉइंट होता है ना, क्योंकि मीडियन भी वही है, एल्टीट्यूड भी वही, लाइन भी एक ही बन रही है. टोटल 3 ही लाइन बनेगी. उसी को 3 मीडियन बोलेंगे, उसी को 3 एल्टीट्यूड बोलेंगे, उसी को 3 एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे, उसी को 3. तो ये जो लाइन बनेगा, ये जो पॉइंट बनेगा, यही सेंट्रॉइड है, यही एल्टीट्यूड है, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. नहीं, अलग से कोई टर्म नहीं है. सेंट्रॉइड यही है, एल्टीट्यूड यही है. ठीक है.
इससे बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं। सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है, उसी से हम इसका इन सेंटर निकाल सकते हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगर अच्छे क्वेश्चन 9th में 8th में भी पूछ सकते हैं, पीआरएमओ में तो पूछता ही है इन सेंटर। और मतलब अगर मेरे को सपोज करो ये बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालना है, तो उसके लिए ये रेडियस चाहिए ना, तो ये रेडियस को सर्कम रेडियस बोलते हैं। तो ये जब पता होगा ना ये सारा थ्योरी, तभी निकलेगा। अब इसमें एक होता है कि सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को। तो लिख सकते हो, कराऊं इसको, पढ़ाऊं भी लिखना है। एक ही बहुत सारी प्रॉपर्टी है सब। हाँ बोलो बोलो आरुष। Sir, can I leave? Sir, I want to go somewhere. ठीक है चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी बस एक चीज कर लेते हैं ना हम लोग। तो ये समझ में आ गया कि ये जो सारी लाइन है वो क्या है, सेम है। तो ये एल्टीट्यूड भी है और ये मीडियन भी है, ये बात तो समझ में आ गया। तो ये ए है, ये ए है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो ये a/2 और a/2 हो जाएगा। ये बात क्लियर है सभी को। तो अब पाइथागोरस लगा के हम एडी निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। हाइट कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस। ये बुक में लिखा रहेगा, इतना एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा कि a/2 क्यों हुआ ना। अभी समझ में आ रहा है a/2 क्यों हुआ, क्योंकि एल्टीट्यूड ही मीडियन है, इसलिए डी मिड पॉइंट है, इसलिए डीसी a/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है। सो डीसी द वैल्यू ऑफ एडी को हम एडी लिखेंगे, डीसी की वैल्यू a/2 लिखेंगे और एसी की वैल्यू a² लिखेंगे। उसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो a² माइनस a²/4 इक्वल टू ad²। ठीक है। देन ad² इज इक्वल टू 4a² माइनस a² डिवाइडेड बाई 4। ठीक है ना, सबको समझ में आया ये। अगर किसी को ये नहीं समझ में आया तो फटाफट हैंड रेस करके बताओ। किसी को भी ये नहीं समझ में आया कि कैसे डिराइव कर रहे हैं हम लोग, तो हैंड रेस करके बताओ। क्या ये तो डीसी की वैल्यू ना बेटा, बेस की वैल्यू 1 तो √3, तो √3 रहेगा। 4 बाहर निकल जाएगा रूट से तो 2 हो जाएगा, a² बाहर निकल जाएगा तो 1 हो जाएगा। √3/2 a, या तो हम बोलते हैं √3/2 इंटू साइड। ठीक है ना, सभी को क्लियर है। अभी हाइट कैसे निकाला मैंने विद ऑल कंसेप्ट, क्यों a/2 होता है। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। डी क्या है, मिड पॉइंट भी है। एडी, if AD is altitude then AD is median also. If AD is altitude then AD is median also. That's why D is midpoint. That's why D is what, midpoint. So BD will be equal to DC. Hence BD will be equal to DC and side of equilateral triangles are equal. So BC को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो BD और DC की वैल्यू a/2 हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल रहा है, ये वाला कोई भी 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, दोनों में से किसी में भी पाइथागोरस लगा देंगे। तो मैंने किस पे पाइथागोरस लगाया, ADC में। किसमें लगाया, ADC, ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए। तो AC बड़ा साइड हाइपोटेन्यूस AC² इज इक्वल टू एल्टीट्यूड AD² प्लस बेस DC², है ना। DC की वैल्यू a/2 रखिए, a/2 का स्क्वायर मतलब a²/4 और उधर ट्रांसपोज होके माइनस हो गया। ठीक है, क्लियर है अभी सभी को। फिर तो हमने एलसीएम लेके माइनस कर दिया और स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है ना। इसी का काव्या आपको क्लियर है, काव्या डेरिवेशन क्लियर है। यस सर। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। Noted. Can ठीक, अब आप लोग एरिया निकाल सकते हो। एरिया बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट और बाई 2 करना है ना। तो 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई कर देंगे। 1/2 बेस क्या है बताओ हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस क्या है, यहाँ पर दिख रहा है ट्रायंगल सभी को, BC बेस है। ये Yes, BC बेस है, हाइट AD है,
बेस मतलब सिंपल सी बात है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाइट मतलब √3/2 इंटू ए, इसको सॉरी ये 2 है, तो a इंटू ए स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, इसलिए होता है √3/4 ए स्क्वायर। समझ में आया क्यों होता है √3/4 ए स्क्वायर? और कुछ डाउट है? सर Sir, if you are saying something, नोट कर लिए सभी? और कुछ डाउट है मेंसुरेशन चैप्टर से? किसी का कुछ डाउट है? एक्सरसाइज स्टार्ट किया और नेक्स्ट क्लास तक सभी को सारे फॉर्मूले सबमिट करने हैं। मैं डेली लिखने बोला हूं आपको, तो 3 बार कर देना चाहिए ना। एक बार भी नहीं करते, मैं बता रहा हूँ भगा दूंगा क्लास से। जिसका नहीं आया ना उनको करना ही पड़ेगा, क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी जो बच्चा सेंड नहीं करेगा फॉर्मूला लिख के। मुझे रोमन्स के एरिया में थोड़ा डाउट। किसी को कुछ डाउट है मेंसुरेशन में? किसी ने क्वेश्चंस किया है? सर मैंने किया तो मेरी दूसरी क्लास है। ठीक है, जिसकी क्लास है वो लीव कर सकता है। यस सर, थैंक यू सर।